हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम अमित रंजन सिंह है और मैं आप सभी लोगों का एग्जैक्ट आईएएस के चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम लोग पहले भी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कुछ डिस्कशन स्टार्ट किए हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग है। इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेरी रहता है कि ये सब तरह का टॉपिक हम लोग को थोड़ा बताया जाए। और हल्का ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी है। तो हम लोग अभी कुछ डिफिकल्ट टॉपिक को ज्योग्राफी में डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूजुअली लोगों को सीधे तरीका से समझ में नहीं आता है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक लाए हैं ये टॉपिक है ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन। इसी का अगला पार्ट होगा प्रेसिपिटेशन भी, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या है और कंडेंसेशन क्या है और कंडेंसेशन का कितने फॉर्म होते हैं। लाइक अगर लोअर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन हो जाए तो फॉग, फ्रॉस्ट, ड्यू ये सब कैसे बनता है, या अपर एटमॉस्फेयर में अगर कंडेंसेशन हो जाए तो क्लाउड वगैरह कैसे बनता है। फिर प्रेसिपिटेशन के मैकेनिज्म को जानेंगे कि प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, किस तरह से रेनफॉल वगैरह क्रिएट होता है, वाटर ड्रॉपलेट वगैरह एटमॉस्फेयर में बनता है, आइस क्रिस्टल्स सब बनता है, कितने टाइप का रेनफॉल है, ये सारी चीज को हम लोग पढ़ेंगे ये 2-3 वीडियो में। ठीक है, उसके बाद और भी वीडियो लाएंगे जो कि यूजुअली ज्योग्राफी का डिफिकल्ट सब टॉपिक है, उस सब पे हम लोग कुछ वीडियो बना रहे हैं जो बच्चे को सीधे तरीका से समझ में नहीं आता है। तो अभी जो हम लोग ये पहला वीडियो लाए हैं ये ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन का है। इसमें सबसे पहले हम लोग आपको बताने वाले हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो अगला टॉपिक अभी आप लोगों के पास लेके आ रहे हैं ये टॉपिक है कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या है। एक बार अगर आपसे ह्यूमिडिटी आप सही तरीका से समझ गए कि ह्यूमिडिटी क्या है तो फिर हम लोग इसके बाद समझेंगे कि ये कंडेंसेशन क्या होता है, और फिर कंडेंसेशन के बाद ये भी जान लेंगे कि कंडेंसेशन का कितने फॉर्म है। तो अगर हम लोग ह्यूमिडिटी को बेसिक तरीका से डिफाइन करें तो यहाँ पे हम अगले स्लाइड में इसका डेफिनेशन वगैरह लिख दिए हैं कि ह्यूमिडिटी को इस तरह से पढ़ा जा सकता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज इट्स ह्यूमिडिटी। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रूम है और आप अपने रूम में इस समय बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप कहीं भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो जो आपके आसपास एयर है उस एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो उस एयर का ह्यूमिडिटी कहलाएगा। यानी कि जितना ही अगर आपके एयर में जितना अधिक वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा उतना ही ह्यूमिड एयर वो कहलाएगा। और ह्यूमिडिटी को इसी तरीका से दूसरे शब्दों में इसको हम लोग मॉइस्चर भी कहते हैं। तो अगर आप लोग कभी कभी मॉइस्चर के बारे में सुनते हैं कि व्हाट इज मॉइस्चर, तो मॉइस्चर भी ह्यूमिडिटी को ही कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं इस रूम में जो वाटर वेपर है वो उस रूम का मॉइस्चर हुआ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर हम ये बोलते हैं कि एयर काफी मॉइस्ट है या एयर काफी ह्यूमिड है तो इट मीन्स कि एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी अधिक है। अगर हम कहते हैं एयर ड्राई है तो अगर एयर ड्राई है बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि एयर में वाटर वेपर का जो क्वांटिटी है वो आपको कम है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द वेरी लेमन डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज इट्स ह्यूमिडिटी। अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को समटाइम आपसे पूछा जाए तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर present to the content of water vapor present in a given parcel of air having definite volume and temperature at any given place of time। अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो इसमें 2-3 चीज देखना होगा। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि एक गिवन पार्सल ऑफ एयर ले लेते हैं। वी टेक गिवन पार्सल ऑफ एयर। देखिए गिवन पार्सल ऑफ एयर क्या कहते हैं, ये किसी भी वॉल्यूम का एयर आप ले लीजिए। सपोज करिए कि हम लोग x क्यूबिक सेंटीमीटर के वॉल्यूम का एक एयर ले लिए, ये एक एयर है। ठीक है, इस एयर का वॉल्यूम जो है मान लेते हैं कि x क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो आपका गिवन पार्सल ऑफ एयर है, इस पार्सल ऑफ एयर में 2 चीज को पहले फिक्स कर दीजिए। सबसे पहले तो इसमें फिक्स कर दीजिए कि इसका वॉल्यूम, मान लीजिए इसका वॉल्यूम हम लोग फिक्स कर दिए x क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरा ये भी फिक्स कर देते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है। मान लीजिए कि इस एयर का टेम्परेचर इस समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड गिवन वॉल्यूम कोई भी वाटर वेपर, कोई भी एयर में जो वाटर वेपर का कंटेंट होता है वो वहां का एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह के डेफिनेशन को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन पार्सल ऑफ एयर हैविंग
डेफिनेट वॉल्यूम, एक फिक्स वॉल्यूम का एयर हो, जैसे यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम फिक्स कर दिए x सेंटीमीटर क्यूब, एंड हैविंग डेफिनेट टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर भी फिक्स हो। क्यों? क्योंकि अगर एयर का टेम्परेचर बदलेगा या एयर का वॉल्यूम बदलेगा तो उसमें वाटर वेपर का कंटेंट बदल जाएगा, ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी एयर का पार्सल ले लीजिए, कोई भी एक पैकेट ऑफ एयर ले लीजिए, मान लीजिए ये एक एयर है, आपका रूम का एयर है, इसी को देख लीजिए, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम के एयर का टेम्परेचर फिक्स कर दीजिए, उसका वॉल्यूम फिक्स कर दीजिए, और आप पता लगाइए कि अभी इस रूम में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। जो उस रूम में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो उस रूम का ह्यूमिडिटी कहलाएगा, उस रूम का इस समय एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एक बेसिक डेफिनेशन, ह्यूमिडिटी क्या है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या है। ठीक है, अब इसमें हम लोग दो तीन बातों को जानते हैं। जैसे इसमें एक बात हम लिखे हैं कि एटमॉस्फेयर रिसीव्स वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। एटमॉस्फेयर जो वाटर वेपर लाता है वो कहां से लाता है? तो देखिए, एटमॉस्फेयर वाटर वेपर दो प्रोसेस से लाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, यानी कि अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर कहां से आता है? यानी कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर आता कहां से? तो दो प्रोसेस है उसमें। एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन, प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ ले। देखिए, इवेपोरेशन क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास वाटर बॉडीज सब है, वाटर बॉडीज जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, ये कोई लेक है, ठीक है, या मान लीजिए कि कोई भी ये लेक है, या यहाँ पे कोई रिवर चल रही है ना, या यहाँ पे मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा एरिया है ओशन का, यहाँ पे ओशन है, सी है, कुछ भी है, ठीक है, ओशन है, सी है, ठीक। तो ये जो डायरेक्ट वाटर बॉडीज सब है, या मान लीजिए कि आपके पास सॉइल है, यहाँ पे सपोज करिए कि सॉइल है, तो सॉइल में भी आपको पता होता है कि सॉइल में भी वाटर रहता है, सॉइल में भी वाटर रहता है जिसको कि सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपका लेक है, रिवर है, ओशन है, सॉइल है, ये सब पे अगर हीटिंग हो गया सन के रे के कारण या वार्म एयर के कांटेक्ट में आने के कारण, अगर ये हीटिंग हो गया तो लेक से जो वाटर इवेपोरेट करेगा, तो ये जो लेक से वाटर इवेपोरेट किया है, या रिवर से वाटर इवेपोरेट किया है, या सी से वाटर इवेपोरेट किया है, या सॉइल का मॉइस्चर जो इवेपोरेट किया है, ये सब सोर्स है एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर का। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर इवेपोरेशन के थ्रू आता है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका होता है कि एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर इज आल्सो रिसीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हमेशा लिविंग बॉडीज का होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जितना भी लिविंग बॉडीज है, सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, या कोई भी तरह का ह्यूमन है, एनिमल्स है, कुछ भी है, ठीक है, तो ये जो प्लांट और एनिमल्स के बॉडी में भी वाटर रहता है, तो प्लांट और एनिमल के बॉडी से जो वाटर निकल के वाटर वेपर बनता है, ये भी एयर में चला जाता है वाटर बन के। ठीक है, तो जब ये एयर में वाटर वेपर बन के जाता है तो इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जैसे कि ट्रीज है, एनिमल है, कोई भी तरह के जो लिविंग बॉडीज है, उसके बॉडी में जो वाटर है अगर वो इवेपोरेट कर जाए और वो एयर में चला जाए, इस तरह के प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाएगा। तो एटमॉस्फेयर जो अपना वाटर वेपर रिसीव करता है वो दो प्रोसेस से रिसीव करता है। वन इज नोन एज इवेपोरेशन, सेकेंड इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। द कंबाइंड प्रोसेस इज नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशन। द कंबाइंड प्रोसेस इज नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशन। अब देखिए आप कैसे इसमें कंफ्यूज करिएगा। मान लीजिए कि कभी यूपीएससी का या कोई भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि एटमॉस्फेयर रिसीव्स वाटर वेपर थ्रू, ऑप्शन 1 दे देगा इवेपोरेशन, ऑप्शन बी दे देगा ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी दे देगा इवेपोट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ द एबव। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो अगर आप चूंकि क्या होता है एग्जाम के अंदर हम लोग को प्रेशर रहता है, तो जब हम लोगों को एग्जाम के अंदर प्रेशर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सडनली चुन लेते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर तो वाटर वेपर रिसीव करेगा कैसे, इवेपोरेशन से, सीधे इवेपोरेशन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये इवेपोरेशन को कलर करके आप आगे बढ़ जाइएगा, नहीं, करेक्ट आंसर होगा इवेपोट्रांसपिरेशन। यानी एटमॉस्फेयर वाटर वेपर इवेपोरेशन प्रोसेस से भी रिसीव करता है, यानी कि वाटर बॉडीज वगैरह का भी के वाटर को डायरेक्ट इवेपोरेट कर देता है। सेकंड ऑप्शन है कि भाई ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी एटमॉस्फेयर वाटर वेपर को रिसीव करता है। तो कंबाइंड प्रोसेस जो है वो है सही आंसर, इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस वगैरह में कहीं ना कहीं आते रहता है, तो आपको बनाने वक्त ये बात को सतर्कता रखना है कि क्या है, किस तरह से पूछा गया।
तो हम यहाँ पे ये लिख दिए हैं कि एटमॉस्फेयर रिसीव्स वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये दोनों चीज लिखे हैं। द कंबाइंड प्रोसेस इज नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे का पॉइंट को डिस्कस किए हैं कि देयर इज टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशन इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर। ये बात एकदम सही है कि क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है उसका टेम्पोरल वेरिएशन होता है। देखिए ज्योग्राफी में अक्सर आप शब्द सुनते रहिएगा टेम्पोरल और स्पेशियल, ठीक है। जब हम बात टेम्पोरल करते हैं ज्योग्राफी में, जब ये शब्द यूज करेंगे टेम्पोरल, तो टेम्पोरल शब्द का अर्थ होता है टाइम यहाँ पे, ठीक है। और स्पेशियल शब्द का अर्थ होता है स्पेस यानी कि प्लेस। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि वाटर वेपर का जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में, ये टाइम और प्लेस के साथ बदलते रहता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वाटर वेपर का क्वांटिटी टाइम और प्लेस के साथ कैसे बदलता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका समर सीजन चल रहा है, या मान लीजिए कि इस समय हम लोगों का सितंबर मंथ है, तो सितंबर मंथ में इस समय जो वाटर वेपर का क्वांटिटी है एयर में वो अधिक है। लेकिन यही अगर दिसंबर आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा, जब मानसून इंडिया से पूरी तरह से रिट्रीट कर जाएगा, तो मानसून के पूरी तरह से लौटने के बाद एयर जो इंडिया का होगा वो ड्राई हो जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंडिया में अभी है, सितंबर में है या जुलाई में होता है या अगस्त में होता है, वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में नहीं होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि वाटर वेपर का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, इसमें टेम्पोरल वेरिएशन है। टेम्पोरल वेरिएशन मतलब एक ही जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वाटर वेपर मिलेगा। यानी कि आप ही के शहर में सुबह हो सकता है कि जून में जो वाटर वेपर का क्वांटिटी हो जुलाई में अलग होगा, सितंबर में अलग होगा। आज जो वाटर वेपर का क्वांटिटी है कल कुछ और होगा। तो ये जो टाइम के साथ वेरी करता है उसको टेम्पोरल वेरिएशन कहते हैं। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है ये टाइम के साथ वेरी करता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बदलेगा एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर भी चेंज होते रहता है, कभी बहुत हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, ठीक। एंड देयर इज अ स्पेशियल वेरिएशन इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर। स्पेशियल मतलब क्या होता है कि हर एक जगह वाटर वेपर अर्थ पे एक जैसा नहीं मिलता। अब तो ये बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग सी के ऊपर हैं और अगर आपको अगर हम एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। तो अगर ये अर्थ का ट्रॉपिकल एरिया है तो सभी लोगों को पता है कि जो अर्थ का ट्रॉपिकल एरिया होता है, ट्रॉपिकल एरिया पे हीटिंग अधिक होता है, यहाँ पे आपको इंसोलेशन अधिक मिलता है। ट्रॉपिकल एरिया में चूंकि इंसोलेशन आपको अधिक मिलता है तो ट्रॉपिकल एरिया में हीट भी अधिक होगा। और ट्रॉपिकल एरिया में जो सी होगा, जो भी ट्रॉपिकल एरिया का सी होगा या ओशन होगा, उस सब एरिया के एयर में वाटर वेपर क्वांटिटी अधिक होगा। वाटर वेपर का जो क्वांटिटी होता है ये अधिक होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रॉपिकल से ऊपर उठते हैं, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति चला आया है 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, अगर कोई व्यक्ति 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे चला आया है, मान लीजिए कि ये पोलर रीजन में आ गया है, ठीक है। तो जब ये पोलर रीजन में आ गया है तो यहाँ पे जो सी है, जैसे कि मान लीजिए कि आर्कटिक सी है, ये आर्कटिक ओशन है यहाँ पे, तो जो आर्कटिक ओशन है वहां के एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी कम होगा। यहाँ का जो एयर होगा, आर्कटिक ओशन के ऊपर का जो एयर होगा, इस एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी कम होगा, क्वांटिटी इज लो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक से पोल की ओर जाएंगे वैसे वैसे एयर का टेम्परेचर कम होता जाएगा, और अगर एयर का टेम्परेचर कम होगा तो एयर को इवेपोरेट करने की कैपेसिटी घट जाएगा और एयर अपने में ज्यादा मॉइस्चर या वाटर वेपर नहीं रख सकता है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया का जो ओशन है उसके ऊपर का एयर वाटर वेपर अधिक रखता है, पोलर एरिया वगैरह का जो एयर है वहां का एयर का वाटर वेपर, वहां का एयर वाटर वेपर कम रखता है। तो इसका अर्थ हुआ कि देयर इज अ स्पेशियल वेरिएशन। स्पेशियल वेरिएशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने पे जो वाटर वेपर का क्वांटिटी होता है वो धीरे धीरे करके बदलता है। तो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर इज नेवर कांस्टेंट एट एनी गिवन प्लेस ऑफ टाइम। किसी भी प्लेस पे ये समय के साथ बदलेगा, और साथ ही साथ अगर आप प्लेस बदलते हैं तो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर भी धीरे धीरे करके आपका चेंज करते जाएगा। तो यही चीज हम लोग इस स्टेटमेंट में लिखे थे, एक एक लाइन को ठीक से समझना, ठीक है। फिर इसमें कुछ फैक्ट दे दिए हैं, लेकिन लिखा है कि जब बट द टोटल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज अराउंड 0 to 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। ये थोड़ा येलो स्लाइड में है, कलर में है, तो यहाँ आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये 0 से 5% तक होता है,
ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज 0 to 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई भी एयर का वॉल्यूम ले लेते हैं। सपोज करिए कि आप जिस समय अपने रूम में हैं, तो आप जिस रूम में बैठे हैं वो रूम का एक वॉल्यूम है। तो इस रूम का जो वॉल्यूम है, उस रूम के वॉल्यूम का मिनिमम 0 और मैक्सिमम 5% जो है वाटर वेपर ले सकता है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, उसका स्पेस हुआ। तो जो आपके रूम का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का मिनिमम 0 और मैक्सिमम 5% वाटर वेपर जो है वो एयर ले सकता है। सॉरी, वो आपके रूम का जो एयर है, उस एयर का मिनिमम 0 और मैक्सिमम 5% प्लेस जो है, स्पेस जो है वाटर वेपर ले सकता है। इट मीन्स कि कोई भी एयर अपने वॉल्यूम का 0 to 5% स्पेस जो है वाटर वेपर को दे सकता है। उससे ज्यादा प्लेस वो वाटर वेपर को नहीं दे सकता है। अगर मान लीजिए किसी एयर में किसी वाटर वेपर का क्वांटिटी 0 to 5% से एक्सीड कर गया, तो जब वो 0 से 5% से वो एक्सीड कर जाएगा, तो वो जो वाटर वेपर है उसको वापस वो कन्वर्ट कर देगा वाटर मोलिक्यूल में, यानी कि उसको कंडेंस कर देगा, ठीक है। तो यही चीज हम आपको बताए थे कि कोई भी जो एयर है वो अपने वॉल्यूम का 0 to 5% वाटर वेपर रख सकता है, उससे ज्यादा वाटर वेपर वो नहीं रख सकता है। अगर इससे अधिक वाटर वेपर आ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा वाटर वेपर को वो कंडेंस कर देगा, यानी कि कंडेंसेशन करने का अर्थ हुआ कि वो एक्स्ट्रा वाटर वेपर को वो फिर से वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कंडेंसेशन में हम लोग देखेंगे। तो एक तो हम लोग ये समझे। दूसरा, इसमें हमेशा समझिए कि विथ हाइट, जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता है या आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है, ठीक है, तो एल्टीट्यूड के साथ वाटर वेपर का क्वांटिटी भी कम होते जाता है। इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 90% वाटर वेपर, जो आपको 90% वाटर वेपर है, 90% वाटर वेपर इज फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 90% जलवाष्प जो है, 90% का जो वाटर वेपर है, ये केवल आपको 5 किलोमीटर की हाइट तक मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा, सपोज करिए ये आप अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है, और अर्थ के सरफेस के पास जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ता है, एज योर हाइट इंक्रीजेस, ठीक है, और ये मान लीजिए कि आप एल्टीट्यूड आपका 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर की हाइट तक जाते जाते 90% वाटर वेपर आपको खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर का है, ये 5 किलोमीटर की हाइट तक मिलेगा। 5 किलोमीटर से ऊपर जाने के बाद केवल आपको 10% वाटर वेपर मिलेगा। इसका एक कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वाटर वेपर है क्या, एक्चुअली ये वाटर का वेपर वाला फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है ना। तो वाटर अपना गैसियस फॉर्म में तभी रहेगा जब उसके पास टेम्परेचर रहेगा, वो हाई टेम्परेचर का रहेगा। और हम लोग अपना बेसिक क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे एयर का टेम्परेचर घटते जाता है। तो 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर के हाइट को क्रॉस करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे एयर का टेम्परेचर काफी कम होने लगता है। जब एयर का टेम्परेचर काफी कम होने लगेगा तो एयर को मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर रखने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जब एयर का वाटर वेपर रखने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो एयर में वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है वो भी कम हो जाता है। यही रीजन है कि लोअर एटमॉस्फेयर में आपको अधिक वाटर वेपर रहता है, हाइयर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की कमी रहती है। लोअर एटमॉस्फेयर आपको मॉइस्ट होता है, हाइयर एटमॉस्फेयर आपको ड्राई होता है। क्योंकि आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जानते हैं कि अगर आपका वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ये गर्मी भी पैदा करता है, गर्मी भी बढ़ाता है। क्यों गर्मी बढ़ाता है? ग्रीन हाउस गैस के बारे में बेसिक बात जानते होंगे कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब गैस जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करता है, मान लीजिए यहाँ आपका एयर है और यहाँ के एयर में वाटर वेपर है, तो जब ये एयर में वाटर वेपर है तो अर्थ के सन का आने वाले इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ये ट्रांसपेरेंट होता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ये नीचे आने देता है और इसके प्रभाव से पहले अर्थ का सरफेस वार्म होता है, और जब अर्थ का सरफेस अपना रेडिएशन शुरू कर देता है ना, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, तो जब ये अर्थ का सरफेस वार्म होकर अपना रेडिएशन स्टार्ट करेगा तो ये रेडिएशन जब जा रहा है तो ये वाटर वेपर से टकराएगा और टकरा के वापस अर्थ के सरफेस की ओर लौट जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं।
और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने में आपको CH मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तो काफी फेमस है, और वाटर वेपर भी है। इसका अर्थ है कि अगर वाटर वेपर का क्वांटिटी आपके एयर में अधिक है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी अधिक पैदा होगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट अधिक पैदा होने के कारण आपको गर्मी लगेगी। यही रीजन है कि नीचे का एयर वार्म होता है और ऊपर का एयर जो होता है आपको कोल्ड होता है, क्योंकि नीचे के एयर में एयर का एटमॉस्फेयर के नीचे में जितना आप नीचे रहिएगा वहां पे एयर का डेंसिटी ज्यादा रहता है। डेंसिटी अधिक होने के कारण वहां पे CO2 का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, मीथेन का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, वाटर वेपर का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, और ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, जिसके कारण कि लोअर एटमॉस्फेयर आपको वार्म रहता है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ये हम आपको लिख दिए हैं कि बट द टोटल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज 0 to 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। और सेकेंड लिख दिए हैं कि 90% वाटर वेपर इज फाउंड एट द अप टू द हाइट, लिखना एट नहीं लिखना, यहाँ पर अप टू लिख देना, अप टू द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। 90% वाटर वेपर जो है आपको वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर का बेसिक डेफिनेशन, इसको हम लोग बेसिक डेफिनेशन के रूप में ही जानेंगे। अब हम लोग कुछ साइकिल आपको दिखा रहे हैं, जरा इसको देखना है। ये साइकिल आपके पास बार बार आएगा, आगे के क्लास में हम लोग इसको यूज करेंगे जब कंडेंसेशन जानेंगे या मान लीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह जानेंगे, तो उस सब तरह के एरिया में हम लोग ये बेसिक बात सबको जानेंगे। तो इसमें देखिए कि वाटर का ये 3 फॉर्म है, आप सभी लोग बहुत पहले से इससे परिचित हैं। जैसे वाटर का एक फॉर्म है लिक्विड फॉर्म, जिसको कि हम लोग वाटर कहते हैं। सेकेंड गैसियस फॉर्म है, जिसको कि हम लोग वाटर वेपर कहते हैं। थर्ड सॉलिड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग आइस कहते हैं। ठीक है, तो अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो इट इज नोन एज वाटर, इफ इट इज इन गैसियस फॉर्म देन इट इज नोन एज वाटर वेपर और वेपर सिंपल, इफ इट इज इन सॉलिड फॉर्म देन इट इज नोन एज आइस। ठीक है, तो इसमें 2 चीज को जानिए, ये थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं, हल्का समझिएगा। अगर मान लीजिए कि वाटर जो है ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इफ वाटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर देन इट इज नोन एज वेपराइजेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन, वेयर एज द रिवर्स प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। जब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है ना, तो देन सच प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी that here you have gas and here you have water, then if water vapor again converts or reverts back into water then such process is known as condensation, और ये रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो अगर हम कहते हैं कि एयर में कंडेंसेशन हो रहा है, इसका अर्थ है कि एयर में वाटर वेपर जो है अगेन वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, इधर आते हैं, इधर आपको ये बात पता ही होगा कि अगर वाटर जो है आइस बनता है तो इट इज नोन एज फ्रीजिंग, और अगर आइस वापस वाटर बनता है तो इसको कहते हैं मेल्टिंग। ठीक, इधर वाले प्रोसेस को भी देख लीजिए। अगर वाटर वेपर डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वाटर वेपर जो है अपना स्टेट चेंज करेगा, नहीं, वाटर वेपर हो सकता है कि वेपर डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाए। अगर वेपर डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन उल्टा प्रोसेस होता है। कई बार क्या होता है कि आइस जो है वो सीधे थर्ड स्टेज में चला जाता है, यानी कि आइस लिक्विड नहीं बनता है, सीधे इवेपोरेट कर जाता है, गैस बन जाता है। तो जब वाटर वेपर आइस जो है ये सीधे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो सच प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर है, कपूर अगर आप अपने हाथ पे रखिएगा तो देखिएगा कि वो उड़ गया सीधे। ठीक है, यानी कि वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, सीधे इवेपोरेट कर गया। तो सेम चीज है, सम टाइम क्या होता है कि वाटर आइस जो है ये वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है, सीधे वेपर में बदल जाता है। सच प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब इसमें हीट लॉस और हीट गेन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको समझना है। हीट लॉस और हीट गेन का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा यहाँ आपको समझा दें, आगे इसको फिर डिस्कस करेंगे। कि अगर मान लीजिए कंडेंसेशन हुआ, ठीक है, तो कंडेंसेशन होने के दौरान क्या होता है समझिए। कंडेंसेशन का अर्थ हुआ कि जो आपके पास वाटर वेपर है ये कन्वर्ट हो जाएगा अब वाटर मोलिक्यूल में। ठीक है, तो जब वाटर वेपर आपको वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो पहले प्रोसेस समझिए कि वाटर को अगर आप वार्म किए, तो जब आप किसी वाटर को वार्म किए तब जाके वो बना वाटर वेपर। तो जब वाटर वेपर बनता है तो वो हीट गेन करता है। ठीक है, वो हीट गेन करेगा तभी जाके, क्योंकि उसमें हीट दीजिएगा तभी जाके वाटर वेपर बनेगा। ठीक, लेकिन अगर वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट करेगा तो वो हीट लूज कर देगा। ठीक है, और जब ये वाटर वेपर वापस वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करता है तो एक्स्ट्रा हीट जो वाटर वेपर में बैठा होता है वो एक्स्ट्रा हीट को वो क्या करता है, एयर में रिलीज कर देता है।
ठीक है, और जब उस एक्स्ट्रा हीट को वो एयर में रिलीज कर देगा तो सच टाइप ऑफ एक्स्ट्रा हीट इज एक्चुअली नोन एज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इसको इसीलिए कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई वाटर बॉडी है, पहले इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक स्लाइड से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वाटर बॉडी है, ठीक है। ये वाटर बॉडी जो है इसको हम लोग वार्म करते हैं। तो जब ये वार्म करते हैं तो वार्म करने के बाद ये बदल गया वाटर वेपर में, वाटर वेपर में बदल गया, और वाटर वेपर में बदल के यहाँ के एयर में जाके मिल गया, यहाँ के एयर में एटमॉस्फेयर में जाके मर्ज कर गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि वाटर को वार्म करने के बाद ये वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो वाटर की तुलना में अधिक हीट किसके पास होगा, वाटर के पास होगा कि वाटर वेपर के पास होगा, वाटर वेपर के पास अधिक हीट होगा। लेकिन ये जो वाटर वेपर के पास एक्स्ट्रा हीट होता है वो एक्स्ट्रा हीट एयर के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है। क्यों नहीं बढ़ाता है? क्योंकि वो वाटर वेपर में जो एक्स्ट्रा हीट बैठा होता है वो छिप के बैठा होता है, उसको लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर वेपर में एक्स्ट्रा हीट आया है ना, इस हीट को हम लोग एक्चुअली लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट क्या करेगा, एयर के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा। हीट दो प्रकार का होता है, एक होगा जिसको सेंसेबल हीट कहेंगे, दूसरा हीट जिसको कि हम लोग लेटेंट हीट कहेंगे। अगर हीट की बात करेंगे तो हीट जो है ये एक्चुअली दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक हीट जिसको हम लोग कहते हैं सेंसेबल हीट, दूसरा हीट जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। अगर एयर में सेंसेबल हीट इंटर कर गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको आप सेंस कर लीजिएगा, फील कर लीजिएगा। लेकिन अगर एयर में लेटेंट हीट इंटर कर गया है तो आपको टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेम्परेचर एयर का वैसा ही वैसा रह जाएगा, लेकिन एयर में एक्स्ट्रा हीट आ चुका है। इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त मतलब छिप के बैठा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एयर में एक्स्ट्रा हीट आ चुका है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। तो जब वाटर वेपर बन के एयर में इंटर करता है ना, तो एयर के टेम्परेचर में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वेपर में जो एक्स्ट्रा हीट बैठा हुआ है वो लेटेंट हीट के रूप में बैठा हुआ है। लेकिन जब ये प्रोसेस वापस रिवर्स कर जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि जब यही प्रोसेस अब उल्टा हो गया, अब क्या हो रहा है कि वाटर वेपर कन्वर्ट हो गया है वापस वाटर मोलिक्यूल में। तो जब वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट होगा ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। और इस कंडेंसेशन प्रोसेस में अब क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा हीट वाटर वेपर में छिपा हुआ था, ये एक्स्ट्रा हीट एयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा हीट एयर में रिलीज कर दिया जाता है, इस एक्स्ट्रा हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब ये लेटेंट हीट जो एक्स्ट्रा हीट जो एयर में इंटर किया, वो अब हीट क्या करेगा, एयर के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि अब ये लेटेंट हीट जो एयर में इंटर किया, ये एयर में जाने के बाद अब बन गया सेंसेबल हीट, ठीक है। तो जब भी कंडेंसेशन होगा तो वाटर वेपर कन्वर्ट करेगा वाटर मोलिक्यूल में, और जब वाटर वेपर कन्वर्ट करेगा वाटर मोलिक्यूल में तो एयर में एक्स्ट्रा हीट को छोड़ दिया जाएगा। जब एयर में एक्स्ट्रा हीट को रिलीज कर दिया जाता है तो एयर में ये एक्स्ट्रा हीट जो है एयर के टेम्परेचर को अब बढ़ा देगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट जो अब इंटर करेगा ना वाटर वेपर से निकल के जो ये अब एयर में इंटर करेगा, तो ये एयर में बन जाएगा सेंसेबल हीट। सेंसेबल हीट बनने के कारण एयर के टेम्परेचर को ये बढ़ा देगा, और जब ये एयर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो एयर हो जाएगा आपको वार्म। तो यही चीज हम आपको बता रहे थे कि इस प्रोसेस को आपको समझने की जरूरत है कि जब वाटर वेपर कन्वर्ट करता है ना वाटर मोलिक्यूल में, तो कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन में लेटेंट हीट जो है ऑफ कंडेंसेशन जो है ये एयर में रिलीज हो जाता है, और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एयर में रिलीज होने के कारण एयर का जो टेम्परेचर होता है वो आपको बढ़ जाता है, एयर वार्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रोसेस आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई वाटर वेपर है, ये अब वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, तो आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिएगा कि अगर वाटर वेपर वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है तो कंडेंसेशन हुआ है, और जब ये कंडेंसेशन हुआ है तो वेपर जो अपना एक्स्ट्रा हीट हुआ होगा वो एयर में रिलीज कर दिया। तो वेपर जो अपना एक्स्ट्रा हीट एयर में रिलीज कर दिया तो एयर का टेम्परेचर बढ़ गया होगा, ठीक है। तो वहां पे एयर वार्म हुआ होगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को यहाँ भी हम लोग समझेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे वाटर वेपर है और ये कन्वर्ट करता है आइस में, तो जब वाटर वेपर डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट करेगा, इस प्रोसेस को समझिए। वाटर वेपर अगर आप डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट किया तो वाटर वेपर को बहुत ज्यादा कोल्ड कीजिएगा तभी तो वो आइस में बदलेगा,
वाटर वेपर अपना बहुत सारा हीट को रिलीज करेगा एयर में। जब वो बहुत सारे हीट को एयर में रिलीज करेगा तभी जाके वो ठंडा होगा, और जब वो बहुत ठंडा होगा तब जाके वो बर्फ में बदल जाएगा, आइस में कन्वर्ट कर जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर डिपोजिशन भी होगा तो वाटर वेपर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट को एयर में रिलीज कर देगा, और अगर वाटर वेपर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट को एयर में रिलीज कर दिया तो एयर का टेम्परेचर फिर से यहाँ पे बढ़ जाएगा। यानी डिपोजिशन अगर हुआ है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वहां पे बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक है, मान लीजिए आपके रूम में यहाँ पे एयर है, इस एयर में वाटर वेपर है, सडनली ये वाटर वेपर आइस में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये वाटर वेपर आइस में कन्वर्ट होगा तो वाटर वेपर अपना एक्स्ट्रा हीट को क्या करेगा, क्योंकि वाटर वेपर को कोल्ड करिएगा, ठंडा करिएगा तभी वो आइस में बदलेगा। तो जब वाटर वेपर आइस में बदलेगा तो ठंडा होने के लिए वो अपना हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, बाहर छोड़ेगा। तो जब वो अपना हीट को बाहर छोड़ देगा तो वाटर वेपर ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर बर्फ में बदल गया। लेकिन जो वो हीट बाहर छोड़ा वो अगल बगल के एयर के टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो सीधी सी बात है, स्नोफॉल के दौरान आपको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप कहीं जाइएगा और स्नोफॉल हो रहा है तो वहां पे वाटर वेपर जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है आइस में। तो जब वाटर वेपर आइस में कन्वर्ट होता है तो जब स्नोफॉल होते रहता है उस समय आपको बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती। स्नोफॉल जब हो जाता है कुछ देर, तब उसके कुछ देर के बाद से टेम्परेचर बहुत तेजी से नीचे गिरता है। लेकिन ड्यूरिंग स्नोफॉल आपको बहुत ज्यादा कोल्ड फील नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपको ठंड नहीं लगेगी, जैसा ठंड आप एक्सपेक्ट करिएगा वैसा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर स्नोफॉल बहुत देर हो चुका है, अब अर्थ का जो ग्राउंड है वो पूरी तरह से वो आइस से भर चुका है, तब जाके आपको अचानक से टेम्परेचर धीरे धीरे करके काफी नीचे गिर जाएगा, बहुत ठंड लगने लगेगी। ठीक है, तो ये हुआ आपको डिपोजिशन। तो जब भी एयर में कंडेंसेशन होगा तो एयर वार्म होगा, जब भी एयर में डिपोजिशन होगा यानी कि वाटर वेपर आइस में कन्वर्ट होगा तब भी एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ये सब प्रोसेस हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट में जानना होगा कि आपका कब एयर वार्म होता है, कब एयर कोल्ड होता है। और इसी तरह से दूसरा चीज सोचिए कि जब फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग होने का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि वाटर मोलिक्यूल जो है ये सीधे आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब वाटर मोलिक्यूल सीधे आइस में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगा कि कोई भी वाटर को कोल्ड करिएगा तभी तो वो आइस में बदलेगा। तो वाटर कोल्ड होने के लिए जब वाटर वो कोल्ड हो रहा है तो कोल्ड होने के बाद क्या करेगा, वो अपना हीट को रिलीज करेगा। तो वो अपना हीट फिर से एयर में रिलीज करेगा और एयर के टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो फ्रीजिंग के दौरान भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये तीन समय याद रखना है आपको। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है, जब कंडेंसेशन होगा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डिपोजिशन होगा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर किसी भी एरिया में आइस है, लिक्विड है, वाटर है, ये डायरेक्टली फ्रीज कर गया है, ठीक है, डायरेक्टली वो फ्रीज कर गया है तो वाटर कोल्ड हुआ यानी वो अपना हीट को जो है रिलीज किया है, वो अपना हीट को रिलीज करने के बाद आइस में बदला है, तो वो जो एक्स्ट्रा हीट रिलीज किया वो एयर में रिलीज कर दिया और एयर का टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ठीक है, तो जितना भी इसमें ग्रीन लाइन वाला है ना, वो ग्रीन लाइन वाला सारा याद रखिएगा कि जब ये प्रोसेस होगा तो एयर का टेम्परेचर आपको बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अकॉर्डिंगली जो है एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, एटमॉस्फेयर में जो वेदर फिनोमेना है वो भी आपको चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सब हम लोग कुछ आपको बता रहे हैं, इसको आपको समझना होगा। तो हम लोग ह्यूमिडिटी जाने और ये 3 स्टेजेस जाने, इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक बात को। जैसे एक डेफिनेशन है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है, जरा इसको हम लोग जान लें। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, देखिए ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बारे में समझने की कोशिश करिए। हम बहुत सिंपल शब्द से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहते हैं आपका रनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी का अर्थ होता है कि आप मैक्सिमम कितना कर सकते हैं कोई चीज। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहते हैं आपका रनिंग कैपेसिटी कितना है, इसका अर्थ हुआ कि एक गिवन टाइम में एक बार में आप कितना दौड़ सकते हैं, वो आपका रनिंग कैपेसिटी। हम लोग कहते हैं किसी स्टूडेंट का सिटिंग कैपेसिटी कितनी, तो स्टूडेंट का सिटिंग कैपेसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि जब आप एक बार बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आप कितना घंटे तक बैठ सकते हैं, कितना घंटा बैठ सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपका सिटिंग कैपेसिटी 3 to 4 आवर्स का तो होना ही चाहिए। अगर आप एक बार बैठिए तो कम से कम 3 या 4 घंटा या कम से कम 2 से 3 घंटा का तो एक सिटिंग कैपेसिटी आपका बनना ही चाहिए। ठीक है,
तो जितना आपका सिटिंग कैपेसिटी स्ट्रांग होगा उतना ही आपका प्रिपरेशन बढ़िया होगा। तो इस चीज से हम आपको बोल रहे हैं कि अगर हम कहते हैं कैपेसिटी तो उसका अर्थ हुआ कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह का एक वर्ड है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी निकाला जाता है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में कोई गिवन वॉल्यूम का एक एयर है, जैसे मान लीजिए ये एक पार्सल ऑफ एयर है। ठीक है, सपोज करिए कि इसका वॉल्यूम फिक्स कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम हम लोग फिक्स कर ले, इसका हम लोग टेम्परेचर फिक्स्ड कर ले। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक पार्सल ऑफ एयर है, इसका वॉल्यूम सपोज करिए कि x मीटर क्यूब है वॉल्यूम, और इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और कोई टाइम ले लीजिए, मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट टाइम ले लेते हैं, टाइम ले लीजिए कि जो आपका है, मान कोई भी टाइम ले लीजिए कि 1 PM है। ठीक है, तो एट एनी कोई भी जो एयर है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो रूम का एयर है, इसको एक फिक्स वॉल्यूम है इसका, तो ये जो आपके रूम का एयर है, इतना वॉल्यूम का एयर इस समय जो आपके रूम का टेम्परेचर है, एक फिक्स टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना वाटर वेपर रख सकता है, वो उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहलाएगा। यानी कि क्योंकि याद रखिएगा कि अगर एयर का वॉल्यूम बदलेगा या अगर एयर का टेम्परेचर बदलेगा, तो एयर का वॉल्यूम बदले या एयर का टेम्परेचर बदले, दोनों स्थिति में एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी चेंज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एयर अधिक वार्म है तो वो अधिक से अधिक वाटर वेपर को रख सकता है, अगर एयर कोल्ड है तो वो कम वाटर वेपर को रख सकता है। तो अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी निकालना है तो पहले जान ले कि किसी फिक्स वॉल्यूम का एयर का पहले तो वॉल्यूम फिक्स कर लीजिए, उसका टेम्परेचर फिक्स कर लीजिए, और देखिए कि इस गिवन टेम्परेचर पे और गिवन वॉल्यूम पे कोई भी जो एयर है, कोई भी जो एयर का एक पार्सल है, वो मैक्सिमम कितना वाटर वेपर रख सकता है। तो कोई भी एयर जितना मैक्सिमम वाटर वेपर रख सकता है किसी फिक्स वॉल्यूम और फिक्स टेम्परेचर पे, वो उस एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहलाएगा, और ये बदलते रहता है। इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इफ एयर बिकम्स वार्म, लाइक अगर हम लोग ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर एयर को हम अधिक वार्म करेंगे तो एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई एयर है, इस एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर इस एयर के टेम्परेचर को बढ़ा के आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दीजिएगा तो इसका वाटर वेपर रखने का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। अगर इस एयर के टेम्परेचर को घटा के मान लीजिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए तो इसका वाटर वेपर रखने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी एयर मैक्सिमम कितना वाटर वेपर रख सकता है किसी फिक्स वॉल्यूम का पे या किसी फिक्स टेम्परेचर पे, वो उस एयर का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहलाएगा। क्योंकि याद रखिएगा ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आगे आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझने में हेल्प करेगा। तो इसको हम लोग यहाँ डेफिनेशन पे लिख दिए हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट अ गिवन पार्सल ऑफ एयर कैन होल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एक टेम्परेचर भी फिक्स कर लेते हैं, वॉल्यूम भी फिक्स कर लेते हैं, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज इट्स ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट अ गिवन पार्सल ऑफ एयर कैन होल्ड, कोई भी एयर जो अधिक से अधिक वाटर वेपर रख सकता है, लेकिन इससे दो चीज फिक्स करना होगा, एक उसका वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर। क्योंकि ये दोनों में चेंजेज आएगा तो आपका जो है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी चेंज कर जाएगा। और एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम में उसको जांचिए, क्योंकि जैसे ही आपका टाइम बदलेगा एयर का टेम्परेचर बदल जाएगा, और एयर का टेम्परेचर बदलने के कारण जो होता है ना, उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी चेंज कर जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी दिन का 1 बज रहा है, या मान लीजिए कि रात का 1 बज रहा है, इस समय जो है एयर का जो टेम्परेचर है ये अलग है, सुबह में एयर का टेम्परेचर कुछ और होगा। तो चूंकि टाइम बदलेगा तो टेम्परेचर भी चेंज होते जाता है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी चेंज कर जाएगा। तो इसका सीधा अर्थ है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट अ गिवन पार्सल ऑफ एयर कैन होल्ड इज नोन एज इट्स ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। बेसिक बात। ठीक, सैचुरेटेड एयर को भी हम लोग होल्ड पे रखते हैं, इसको थोड़ा देर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ह्यूमिडिटी के फॉर्म्स को जान ले। देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का कुछ काइंड है, कुछ प्रकार है जिसके बारे में आपको जानना। सबसे पहला है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं? तो देखिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर
at a given temperature and usually expressed as gram per cubic meter। ठीक है, देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो निकाला जाता है, एक्चुअली ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का कॉन्सेप्ट है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं कि कोई फिक्स वॉल्यूम का एयर ले लीजिए और देख लीजिए कि ये फिक्स वॉल्यूम का जो एयर है वो कितना ग्राम वाटर वेपर रखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये एयर है, ये एयर का वॉल्यूम, अगर इस एयर का वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है, ठीक है, तो देख लीजिए कि ये 5 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का जो एयर है, इस एयर में कितना ग्राम वाटर वेपर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस एयर में 10 ग्राम वाटर वेपर है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इस नियम से इसको कह सकते हैं कि 2 ग्राम मीटर में लिखते हैं, 2 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस नियम से तो कि इसमें यह देखना है कि किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम का जो एयर होता है, किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम का एयर में कितना ग्राम वाटर वेपर है। ठीक है, तो ये वाटर वेपर का वेट को कंपेयर करता है एयर के वॉल्यूम से। ठीक, और ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में बेसिक बात जानिए कि जितना एयर का क्वांटिटी, वाटर वेपर का क्वांटिटी बढ़ेगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उतना ही आपका इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे इस नियम को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो सपोज करिए कि ये आपका इक्वेटर है, दिस इज व्हाट योर इक्वेटर, दिस इज व्हाट योर पोल है ना। तो इक्वेटर से अगर आप पोल की ओर चलते हैं तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पे आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है। ठीक है, क्यों डिक्रीज करता है, कम होता है, क्योंकि अगर आप इक्वेटोरियल रीजन में हैं, इक्वेटोरियल रीजन में आपको टेम्परेचर अधिक है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन के पास आपको हीटिंग अधिक है। इक्वेटोरियल रीजन में आपको ओशन भी बहुत अधिक है, ओशन का क्वांटिटी अधिक होने के कारण एयर में जो वाटर वेपर का क्वांटिटी होगा, एयर में जो वाटर वेपर का वेट होगा, वेट मान लीजिए एयर में जो वाटर वेपर का वेट होगा वो अधिक होगा। तो चूंकि एयर में वाटर वेपर का वेट अधिक होगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अधिक होगा, क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका अर्थ है कि पर मीटर क्यूब है, इसका अर्थ है कि कितना ग्राम है 1 मीटर एक यूनिट वॉल्यूम में एयर में। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे आप इक्वेटोरियल रीजन में रहिएगा, इक्वेटोरियल रीजन में एयर का जो वाटर वेपर का जो क्वांटिटी होता है, वेट होता है, वो अधिक होता है। ठीक है, पर वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो पोल वाला एरिया जो होता है वो काफी कोल्ड होता है। पोल वाला एरिया काफी कोल्ड होने के कारण वहां पे इवेपोरेशन कम हो जाता है। वहां पे इवेपोरेशन कम हो जाने के कारण एयर का जो वॉल्यूम है, किसी भी फिक्स वॉल्यूम का एयर ले लीजिए, उस एयर में वाटर वेपर का जो वेट होगा वो आपको घट जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन वहां पे कम होता है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल की ओर जाने पे, पहला बेसिक बात। दूसरा बेसिक बात जानिए कि मान लीजिए कि आपका सी है, ये आपका ओशन है। ठीक है, तो अगर ये आपका ओशन बॉडी है और ये आपका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो ओशन से कॉन्टिनेंट की ओर अगर आप मूव करिएगा, ठीक है, तो ओशन से कॉन्टिनेंट की ओर मूव करने पे आपका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है ये फिर से डिक्रीज करता है, घटता है। क्यों घटेगा आप समझ जाइए, क्योंकि ओशन के ऊपर जो होता है एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी क्या होगा, अधिक होगा। तो चूंकि एयर में ओशन के ऊपर वाटर वेपर का क्वांटिटी अधिक होगा तो एयर वाटर वेपर का वेट अधिक होगा, और अगर एयर में वाटर वेपर का वेट अधिक है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ओशन के ऊपर अधिक होना चाहिए। कॉन्टिनेंट की ओर आइएगा तो कॉन्टिनेंट की ओर आने के बाद एयर में जो है वाटर वेपर का क्वांटिटी कम हो जाएगा।
एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी घटेगा तो वेट घटेगा, और वेट घटने के कारण चूंकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होता है वो आपको कम हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जाने कि ये किसी यूनिट वॉल्यूम के एयर में कितना ग्राम वाटर वेपर है इसको देखता है ना। अब मान लीजिए कि ये बेसिक एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसमें ये बेसिक बात जाने कि इक्वेटर से पोल की ओर जाने पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम होता है, और ओशन से कॉन्टिनेंट की ओर जाने पे भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपको कम होता चला जाता है। तो यही सब चीज हम इस स्लाइड में लिख दिए हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। किसी भी यूनिट वॉल्यूम के एयर में कितना वेट है वाटर वेपर का वो देखता है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर क्यूबिक मीटर। कितना ग्राम है कितने मीटर पे, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं ये डिक्रीज करता है। इट ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम ओशन टू कॉन्टिनेंट। जैसे जैसे आप ओशन से कॉन्टिनेंट की ओर जाते हैं ये कम होते चला जाता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में बेसिक बात हम लोग जाने। अब ह्यूमिडिटी का एक दूसरे काइंड की ओर हम लोग चलते हैं, विच इज नोन एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये भी एक वेट है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का भी थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन देख ले। इसके बारे में लिखा जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम टू द वेट ऑफ मॉइस्ट एयर इन किलोग्राम। ठीक, इसको जरा पहले समझते हैं। मान लीजिए कि इसमें दोनों का वेट लेना। सपोज करिए कि ये आपका एक एयर है, 1 kg का एयर ले लीजिए। मान लीजिए कि 1 kg का आपका एयर ले लीजिए। आपके रूम से, आप अपने रूम से 1 किलोग्राम एयर ले लीजिए, ठीक। तो अगर आप 1 kg एयर ले लिए आप अपने रूम का, तो अब आपको ये देखना है कि इस 1 kg एयर में कितना ग्राम वाटर वेपर है, ठीक है। मान लीजिए कि 1 kg एयर में 50 ग्राम या 100 ग्राम जो है ये वाटर वेपर है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होगा वो हमेशा 1/1000 होगा, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम क्या है आपका वाटर वेपर है का वेट है, और 1000 ग्राम जो है आपका एयर लिए हैं, इसको 1 kg भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि 1 kg एयर में कितना ग्राम वाटर वेपर है, ठीक। तो इसमें दोनों वेट लेना है, एयर का भी वेट लेना है और वाटर वेपर का भी वेट लेना है। तो इसको इसीलिए हम लोग अक्सर शो करते हैं ग्राम पर किलोग्राम पर, यानी कि 1 किलोग्राम एयर में कितना ग्राम वाटर वेपर, इसको ग्राम पर किलोग्राम करके हम लोग यूजुअली शो करते हैं, और ये होगा आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक। अब इसमें एक बेसिक बात हम आपको लिखे हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज फ्री फ्रॉम प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये प्रेशर और टेम्परेचर से फ्री होता है। इट इज द मोर कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एयर। ये एयर का बहुत ज्यादा कांस्टेंट प्रॉपर्टी होता है। जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप 1 kg एयर लिए, क्योंकि इसमें एयर का वेट ले रहे हैं, आप लिए वेट में देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम के एयर में कितना ग्राम वाटर वेपर है। तो अगर मान लीजिए कि एयर का टेम्परेचर बढ़ गया या एयर का प्रेशर बढ़ गया, अगर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आ गया या उसके प्रेशर में कोई चेंज आ गया, तो उसके वेट से उसको कोई लेना देना नहीं। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव आने से एयर के वेट को कोई लेना देना नहीं है, और चूंकि एयर के वेट को उससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होता है वो फ्री होता है आपको टेम्परेचर और प्रेशर से। और मीटरोलॉजिस्ट इसको ज्यादा यूज करता है। क्यों यूज करता है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके रूम का एयर, इस समय 1 किलोग्राम एयर लीजिए आप अपने रूम का, और उसमें आप देखते हैं कि 100 ग्राम वाटर वेपर है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आप निकाल रहे हैं कि 1 kg एयर में 100 ग्राम जो है वाटर वेपर है, ठीक। लेकिन अब सपोज करिए कि इस समय रूम का टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ समय के बाद रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उसके बावजूद भी वो 1 किलोग्राम का एयर तो उतना ही रहेगा और उसमें वाटर वेपर भी उतना ही ग्राम का रहेगा। तो अगर टेम्परेचर बदल भी गया, फिर भी आपका वो जो 1 किलोग्राम के एयर में वाटर वेपर का था, कितना ग्राम वाटर वेपर है, वो यूजुअली एक ही जैसा रहा। तो क्योंकि ये टेम्परेचर और प्रेशर से फ्री रहता है, इसीलिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मेट्रोलॉजिस्ट ज्यादा यूज करता है। टेम्परेचर अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को मेट्रोलॉजिस्ट ज्यादा यूज करता है। क्यों यूज करता है? क्योंकि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर और प्रेशर में अगर कोई बदलाव भी हो तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में खास चेंजेज नहीं आता है, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है
और इससे पहले हम लोग जाने कि क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, ये दोनों जानने के बाद अब हम लोग एक और ह्यूमिडिटी की ओर चलते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यही मेन है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको बहुत बढ़िया से जानना है, क्योंकि इसी का एनालिसिस से पता चलेगा कि एयर में कंडेंसेशन कब होगा, एयर में क्लाउड फॉर्मेशन कब होगा, इस सब तरह की चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझा देते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझाएंगे, जिसका डेफिनेशन से थोड़ा सा हट के बताएंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सिंपल डेफिनेशन होता है, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम अपने से बना के बता रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको परसेंटेज में हमेशा निकालेंगे। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि मान लीजिए कि आपका जो ये रूम है, आप इस अपने सबसे बढ़िया अपना रूम के एंगल से इसको समझने की कोशिश करिए। ये आपका जिस रूम में आप बैठ के इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जी उस रूम का एक फिक्स वॉल्यूम है, उस रूम का एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है तो उसका एयर का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। ठीक, मान लीजिए कि आपका रूम का इस समय टेम्परेचर भी हम लोग फिक्स कर लीजिए, टेम्परेचर सपोज करिए फिक्स कर लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये फिक्स वॉल्यूम और फिक्स टेम्परेचर का एयर हो गया। अब आप देखिए कि इस फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स टेम्परेचर के एयर में इस समय कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके रूम के एयर में इस समय वाटर वेपर जो प्रेजेंट है वो सपोज करिए 50 यूनिट प्रेजेंट है, जो भी है यूनिट हम लोग ले लेते हैं। ठीक, 50 यूनिट वाटर वेपर प्रेजेंट। फिर आपको डिवाइड करना है कि इसी रूम का एयर इसी टेम्परेचर पे कितना वाटर वेपर मैक्सिमम रख सकता है, उसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितना प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है 50, और भाई कितना रख सकता है, तो मान लीजिए कि ये एयर रख सकता है 100 यूनिट, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। इस नियम से आप देखिएगा कि आपका जो एब्सोल्यूट रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल के आया वो आ गया 50%। इसको ऐसे समझिए कि हम कहते हैं कि आप जिस कोई भी हम लोग क्लासरूम में जैसे जाते हैं तो क्लासरूम में कितना स्टूडेंट बैठ सकता है और क्लासरूम में कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है, दोनों में अंतर है। जो बैठा हुआ है वो वास्तविक स्थिति है, जो बैठ सकता है वो उसका कैपेसिटी है। मान लीजिए कि आप जिस भी क्लासरूम में गए उस क्लासरूम में एक्चुअली 100 स्टूडेंट बैठ सकता है। अगर उस क्लासरूम में 100 स्टूडेंट बैठ सकता है तो कैपेसिटी जो है वो 100 स्टूडेंट का है। ठीक है, लेकिन जिस दिन क्लास हो रही है उसमें मान लीजिए केवल 25 स्टूडेंट प्रेजेंट, 100 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वास्तविक स्थिति क्या है, इस समय जब आप निकाल रहे हैं तो उस समय 25 स्टूडेंट प्रेजेंट है लेकिन बैठ सकता है 100, तो 25 को डिवाइड कर दीजिएगा 100 से। ठीक है, तो रिलेटिव निकल के आ जाएगा। सेम चीज है ह्यूमिडिटी को भी लेके कि आपके रूम में इस समय कितना वाटर वेपर मैक्सिमम रह सकता है। जो मैक्सिमम वाटर वेपर रह सकता है वो आपके रूम का ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हुआ, लेकिन कितना है इस समय, कितना उपस्थित है, तो जो उपस्थित है वो आपका वास्तविक प्रेजेंट पोजीशन हुआ। तो जितना उपस्थित है उसको डिवाइड कर दीजिए कैपेसिटी से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, जो निकल के आया वो होगा उस रूम का रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसको हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बढ़िया से समझने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30%, सपोज करिए कि हम कहते हैं कि एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30%, तो आपको ये बताना है, आपको ये समझ में आएगा कि 30% का अर्थ हुआ 30 आउट ऑफ 100, 100 में 30 है ना। इसका अर्थ हुआ कि अगर एयर में 100 यूनिट वाटर वेपर रह सकता है तो 30 यूनिट वाटर वेपर प्रेजेंट है, यानी एयर में अभी भी 70 यूनिट वाटर वेपर के लिए जगह खाली है ना। तो जब आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता चल जाता है ना, तो आप ये अंदाज लगा लेते हैं कि एयर में अभी कितना प्लेस वाटर वेपर के लिए खाली। हम कहते हैं कि एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% है, तो जब एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% बोल रहा है, इससे आप अंदाज लगा लीजिएगा कि अगर इस एयर में 1000 यूनिट वाटर वेपर रह सकता है तो 900 यूनिट प्रेजेंट हुआ, यानी कि केवल 100 यूनिट की कमी है। ठीक, तो एयर में मैक्सिमम वाटर वेपर का जो क्वांटिटी है वो काफी अधिक है, कैपेसिटी से के अनुसार काफी अधिक है ना।
हम कहते हैं, और जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको बढ़ते जाएगा, ठीक, तो आपका जो है एयर उसी तरह से अब कंडेंसेशन यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से आप अभी वेदर वाला जो ऐप है आपका, आप मोबाइल वगैरह में जो वेदर ऐप देखते होंगे उसमें हमेशा ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में दिखाता है। उसमें आप देखे होंगे कि बताता है कि आपके सिटी का ह्यूमिडिटी 40% है, 75% है। तो अगर 75% है आपके सिटी का ह्यूमिडिटी, इसका सीधा अर्थ हुआ कि आपके सिटी में अगर 100 यूनिट वाटर वेपर रह सकता है तो 75 यूनिट आ चुका है, और अगर 25 यूनिट और आ जाए तो आपका सिटी जितना वाटर वेपर रख सकता है उतना वाटर वेपर आ जाएगा और ये सिटी फुल हो जाएगा। वाटर वेपर जितना रख सकता है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसी चीज को कहा जाता है। ठीक, अब अगर आपको एक बार रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में आ गया तो इससे संबंधित एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि सैचुरेटेड एयर किसको कहते हैं। सैचुरेटेड एयर कहा जाता है कि जब कोई भी एयर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल हो जाए, उस तरह के एयर को सैचुरेटेड एयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एयर 100 यूनिट वाटर वेपर रख सकता है, मान लीजिए कोई एयर 100 यूनिट वाटर वेपर रख सकता है, 100 यूनिट वाटर वेपर अगर वो रख सकता है, इसका कैपेसिटी मान लीजिए 100 यूनिट, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है ये मान लीजिए कि 100 यूनिट, ठीक, और ये 100 यूनिट वाटर वेपर रख चुका है, यानी 100 यूनिट वाटर वेपर रख सकता है और 100 यूनिट वाटर वेपर इसमें आ गया। तो जब इसमें 100 यूनिट वाटर वेपर आ गया तो ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, फुल हो गया। जब ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल हो गया तो इस तरह के एयर को हम लोग सैचुरेटेड एयर कहेंगे। और सैचुरेटेड एयर का अर्थ ही हुआ कि जब एयर सैचुरेटेड हो चुका है, तो जब कोई एयर सैचुरेटेड हो जाता है तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये 100% हो जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितना वाटर वेपर एयर रख सकता है उतना वाटर वेपर एयर में आ चुका है। हम कहते हैं आपके सिटी का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। इसका अर्थ हुआ कि एयर में अगर 100 यूनिट वाटर वेपर रह सकता है तो 100 यूनिट वाटर वेपर आ चुका है। तो एयर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल है। तो जब अपना एयर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल है तो सच एयर इज एक्चुअली नोन एज सैचुरेटेड एयर। इस तरह के एयर को हम लोग सैचुरेटेड एयर कहते हैं। कोई भी क्लास की बात करिए, क्लास में 100 स्टूडेंट बैठने का अगर कैपेसिटी है और 100 स्टूडेंट अगर आ चुका है तो क्लास अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल है। तो जब वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल है तो हम मानेंगे क्लास सैचुरेट कर गया है। ठीक, तो जब भी कोई भी चीज अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल हो जाए तो उसको हम लोग सैचुरेट करेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे, सैचुरेटेड हो चुका है। और सैचुरेटेड एयर का अर्थ हुआ कि ऐसा एयर जो अपने कैपेसिटी जितना उसका वाटर वेपर रखने का है उतना उसमें वाटर वेपर आ चुका है, और दूसरे शब्दों में उस एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो चुका है 100%। एक और पॉइंट यहाँ पे हम आपको डिस्कस करेंगे विच इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, इसी से संबंधित एक टेम्परेचर है जिसको कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में जान लीजिए कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी एयर सैचुरेट कर जाए, यानी कि उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, उस एयर को हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहें। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में इतना जान लीजिए कि द टेम्परेचर एयर बिकम्स सैचुरेटेड इज नोन एज पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, इस टेम्परेचर को यूजुअली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। तो जब भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एयर सैचुरेटेड है, इसका अर्थ है एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है और एयर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एयर सैचुरेट कर जाता है। ठीक, अगर एयर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे जाएगा तो अब एयर में कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लोग हम लोग आगे देखेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में 2-4 चीज जान लीजिए कि इक्वेटोरियल रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी and it gradually decreases towards subtropical high pressure belt where it becomes minimum। ठीक, इसमें एक चीज और बता दें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में कि मान लीजिए कि ये आपका इक्वेटोरियल रीजन, ये इक्वेटर, ये जो आपका है ये 25 to 35 डिग्री लैटिट्यूड का एरिया, ये मान लीजिए 25 डिग्री नॉर्थ है, ये 35 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इधर भी आ जाइए,
25 डिग्री साउथ है, 35 डिग्री साउथ है। अब अगर आप इक्वेटर से 25 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड की ओर मूव करिएगा, ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी धीरे धीरे करके डिक्रीज करेगा और सबसे ज्यादा लोएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसी एरिया पे होता है। ये क्यों होता है, ये जरा आपको समझाना हो कि सब ट्रॉपिकल, ये जो 25 से 35 डिग्री लैटिट्यूड का एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया, और यहां पे आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। चूंकि इस रीजन में आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होने के कारण क्या होता है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे एयर ऊपर से नीचे आता है, एयर जो है वो डिसेंड करता है, नीचे गिरता है। जब वो एयर नीचे गिरता है तो नीचे आने वाला एयर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर उठने वाला एयर एक्सपेंड करता है, नीचे आने वाला एयर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब कोई एयर ऊपर से नीचे आता है तो नीचे आने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण एयर ड्राई हो जाता है, वार्म हो जाता है, और इस एरिया पे एयर ड्राई हो जाता है। क्योंकि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के पास एयर ड्राई हो जाएगा, तो जैसे इस एरिया पे एयर ड्राई होता है और एयर के ड्राई होने के कारण यहाँ का रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी बहुत कम हो जाता है। यही रीजन है कि 25 टू 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच आपको बहुत सारा डेजर्ट मिलता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया होने के कारण वहां पे एयर का जो होता है ड्राई एयर रहता है ज्यादा, तो ड्राई एयर ज्यादा होने के कारण रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लोएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा इसी सब रीजन में मिलेगा 25 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच, वेयर एज हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी यू विल फाइंड ओवर इक्वेटर। इक्वेटर के पास आपको हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगा और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के पास आपको लोएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगा, ठीक। अब अगर आप इससे ऊपर फिर मूव करना चाहते हैं, जैसे सब ट्रॉपिक से आप फिर पोल की ओर जाते हैं, तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, लेकिन वो उस धीरे धीरे ये थोड़ा बढ़ेगा, सब ट्रॉपिकल हाई से वो अधिक होगा, लेकिन मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगा वो हमेशा आपको इक्वेटोरियल रीजन पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे हीटिंग भी बहुत ज्यादा है, ओशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक दूसरा चीज है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लेके एक और फैक्ट हम आपको बतलाना चाहते हैं। ये फैक्ट क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये भी समझना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, इसको समझिए। रेट ऑफ इवेपोरेशन किसको कहेंगे, जरा ये जानने वाली बात है। देखिए, मान लीजिए कि यहां पे आपको 1 लीटर वाटर, ये 1 लीटर वाटर है। ये एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, यहां पे भी आपको 1 लीटर वाटर का क्वांटिटी एक जैसा है, ठीक है। इस एयर का, यहाँ के ऊपर का जो एयर है, इस एयर का सपोज करिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40%, इस एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70%, ठीक है। तो हम क्या बोले कि अगर एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होगा, उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा, ठीक। यानी कि अगर इस एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% है, 70% है, तो ये 1 लीटर वाटर को इवेपोरेट करने में, यहाँ का जो एयर है, यहाँ का एयर 1 लीटर वाटर को इवेपोरेट करने में 2 आवर्स लेगा, मान लीजिए कि 2 घंटा लेता है। तो जहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% है, वहां का जो एयर होगा, उस वाटर को इवेपोरेट करने में जो टाइम लेगा वो कम लेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि इसका टाइम ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास होगा। यानी कि अगर एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो वो वाटर को जल्दी इवेपोरेट कर देगा, और अगर एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक है तो वाटर को जल्दी इवेपोरेट नहीं करेगा। यही रीजन है कि जब आप मई जून महीना में कोई भी वाटर वगैरह को रोड पे देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वाटर रोड पे गिरा और कुछ ही घंटा में इवेपोरेट कर गया। क्यों? क्योंकि मई जून में जो है इंडिया का एयर ड्राई होता है, वहां पे मॉइस्चर का कंटेंट काफी कम होता है, वाटर वेपर का कंटेंट काफी कम होता है। लेकिन जुलाई अगस्त के टाइम क्या होता है, जुलाई अगस्त के टाइम में आपको मानसून आ जाता है इंडिया में। तो जब उस समय इंडिया में मानसून आ जाता है तो इंडिया के एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, और जब इंडिया के एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा तो आप देखिएगा कि आप कपड़ा को, भींगा हुआ कपड़ा को अगर फैला दिए सूखने के लिए तो जल्दी नहीं सूख रहा है।
रोड वगैरह पे पानी वगैरह जो है लगा हुआ है वो जल्दी नहीं सूख रहा है। क्यों? क्योंकि एयर जो है जल्दी इवेपोरेट नहीं करता है। इसीलिए आपका पसीना ज्यादा चलते रहता है जुलाई अगस्त वगैरह में, क्योंकि जुलाई अगस्त में मानसून रहता है। मानसून रहने के कारण एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी बढ़ जाता है। एयर में वाटर वेपर का क्वांटिटी बढ़ने के कारण जो आपका स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, वो जल्दी इवेपोरेट नहीं कर पाता। क्योंकि आपका पसीना इवेपोरेट नहीं कर पाता है तो आपको सफोकेशन महसूस होता है, और आपको सफोकेशन महसूस होने के कारण क्या होता है कि आपको गर्मी लगती रहेगी, उमस का माहौल लगेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये ह्यूमन कंफर्ट से भी एसोसिएटेड है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाए तो ह्यूमन कंफर्ट कम हो जाएगा, ह्यूमन का जो कंफर्ट है वो दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि अधिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने के कारण आपको पसीना ज्यादा आएगा और पसीना जो है जल्दी इवेपोरेट नहीं करेगा। ठीक, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यही हम लिखे कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। जिस एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगा वो एयर जल्दी इवेपोरेट करेगा, जिस एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होगा वो एयर जल्दी इवेपोरेट वाटर को नहीं करेगा। ठीक है, उसको इवेपोरेट करने में टाइम लगेगा। ठीक, तो ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से समझ गए, है ना। तो हम लोग ये जो पार्ट कवर किए, ये वीडियो 1.25 घंटा का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कवर किए ह्यूमिडिटी क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, काइंड होते हैं, और कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एयर वगैरह का समझे। और इस वीडियो के बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आपको रिलीज करेंगे वो वीडियो कंडेंसेशन पे होगा, यानी कि इसका बाद वाला चैप्टर होगा। कंडेंसेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर वाटर वेपर कंडेंस कर जाता है, यानी कि वाटर वेपर अगर वापस वाटर मोलिक्यूल में कन्वर्ट करने लगता है, तो कंडेंसेशन कैसे होता है, कंडेंसेशन का कितने फॉर्म है, उसी में हम लोग ड्यू वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ड्यू, व्हाट इज फ्रॉस्ट, व्हाट इज फॉग। ठीक है, व्हाट इज स्मॉग, व्हाट इज स्मेज, ये कई तरह के टर्म के बारे में जानेंगे। उसी में हम लोग क्लाउड के बारे में भी जानेंगे, क्लाउड के टाइप्स के बारे में जानेंगे, फॉग का भी कई टाइप्स जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन। इस वीडियो में यही तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एग्जैक्ट आईएएस चैनल। एग्जैक्ट आईएएस देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कंडेंसेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे।